यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नर्सिंग क्यूज का 9वां नंबर का वीडियो लेकर। तो जो लोग भी अभी तक इससे पहले 8वां वीडियो यानी 8 वीडियो तक नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिए। सभी वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अलग लेवल के काफ़ी अच्छा रेगुलर सुबह 6 बजे वीडियो आपको देखने को मिलता है। चलिए करते हैं शुरू यहाँ पे बिना किसी समय लिए हुए। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन वाले शिशुओं में उत्पन्न होने वाले समस्या में से कौन नहीं है। ऑप्शन है जन्मजात विकृतियां, बर्थ एस्फेक्सिया की उपस्थिति, नियोनेंटल हाइपोथर्मिया की उपस्थिति, माइक्रोसोमिया। तो आपको बताना है कि IUGR, शॉर्ट में IUGR कहते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी यूट्रस के अंदर जो बच्चे का जो विकास है, जो वृद्धि है, उसमें अवरोध होने वाले शिशु में जो समस्या है वो समस्या कौन सा नहीं होता है। तो जन्मजात विकृतियां भी होता है, ठीक है। बर्थ एस्फेक्सिया की उपस्थिति, जन्म के समय श्वसन की कष्ट होना, सही है। नियोनेंटल हाइपोथर्मिया की उपस्थिति, तीनों होता है। इनमें से सिर्फ जो समस्या नहीं होगा वह माइक्रोसोमिया नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक नवजात को 24 आवर्स के अंदर दी जाने वाली वैक्सीन है, मतलब एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, उसको 24 घंटे के अंदर जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी वैक्सीन है। इसमें पेंटावायलेंट, DPT, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस वैक्सीन। आपको पता है कि जन्म के 24 घंटे के अंदर जो दी जाने वाली वैक्सीन है वह अपने कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, चीज़ें को समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चलिए, बहुत अच्छा, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, बस आप लोग देखते चलिए। माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है। माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है, ठीक है। माइक्रोसेफली, ए में है हेड का सामान से यानी सिर का सामान से छोटा होना, सिर का सामान से बड़ा होना, सिर का अनुपस्थित होना, दो सिरों का उपस्थित होना। तो माइक्रो मतलब छोटा और सेफेली मतलब सिर, यानी सिर का सामान से छोटा होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसेफेली। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग प्रायः किस एज पर की जाती है। क्लेफ्ट पैलेट, बातें को समझ रहे हैं, ठीक है। खंड टालू, खंड टालू का जो रिपेयरिंग है किसी बच्चे का, चूँकि यह एक जन्मजात रोग है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्लेफ्ट लिप हो या क्लेफ्ट पैलेट हो, जन्मजात रोग है। ऐसे में जन्मजात रोग का क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयरिंग किस एज पर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन है 6 माह, 4 से 5 वर्ष, 12 से 18 माह, जन्म होते ही तुरंत। कब किया जा सकता है। तो जो राइट आंसर होगा, लगभग 6 मंथ पर जो है इसके किए जाते हैं। 6 मंथ पर क्यों किया जाता है, ताकि अगर बच्चा में जन्म लेता है उसके 1-2 महीना या तुरंत कीजिएगा तो स्किन उतना डेवलप में नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उतना अच्छा से जो है सर्जरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए 6 माह तक बच्चा थोड़ा सा डेवलप कर जाता है, स्किन थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो जाके वहाँ पे ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ओके, पाँचवा है, कितना अपगार स्कोर प्रदर्शित करता है कि बेबी वातावरण में नॉर्मली एडजस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि कितना इस अपगार, इन ऑप्शन में से कितना अपगार स्कोर होगा कि बच्चा ये बताएगा कि वह वातावरण से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये अपगार स्कोर ही नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। चलिए, 3 से 6, 4 से 8, 8 से 10, 12 से 14। सबसे पहले 12 से 14 तो होगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट अंक 10 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सामान्य जो होता है 7 से 10 होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे 8 से 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे छठा नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर के सीसन, पेनिस से वीर यानी सीमन का निकलना क्या कहलाता है, ठीक है। अगर इंटरकोर्स हुआ और मेल का जो सीमेन होता है वह निकलता है पेनिस से, तो उसे हम लोग किस टर्म से जानते हैं, ठीक है। किस टर्म से, किस पद से हम लोग उसको जानते हैं। प्यूबर्टी, यौना आरंभ, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सी एजेकुलेशन स्खलन, डी शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होता है एजुकुलेट करना, स्खलन होना, जो सीमेन निकलता है उसे एजुकुलेशन स्खलन कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है।
राइट आंसर है 7वां नंबर है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अधिकांश अंग किस कैविटी में पाए जाते हैं। मतलब पूछ रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो अधिकांश ऑर्गेन है वह किस कैविटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए है पेल्विक कैविटी, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी है थोरैसिक कैविटी, ऑप्शन डी है क्रेनियल कैविटी। आपको पता है क्रेनियल जो आपके खोपड़ी वाला होता है, थोरेसिक आपका चेस्ट का भाग होता है, एब्डोमिनल आपके पेट के एरिया होता है, पेल्विक आपके कमर के नीचे जो होता है श्रोणि गुप्तांग वाला वो होता है। तो उस हिसाब से राइट आंसर 7 का यही पेल्विक कैविटी में ज़्यादातर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे अंग होते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है डाइजेस्टिव सिस्टम के अधिकांश अंग शरीर के किस कैविटी में पाए जाते हैं। अब वो था फीमेल का, अब यहाँ पे है डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गेन हैं, वो सारे ऑर्गेन जो है किस कैविटी में ज़्यादातर ऑर्गेन मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ए है पेल्विक कैविटी, बी है एब्डोमिनल कैविटी, सी है थोरेसिक कैविटी, डी है क्रेनियल कैविटी। तो आपको पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अधिकांश जो अंग होते हैं ऑर्गेन्स होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जैसे स्टोमिक, लीवर। ठीक है। स्टोमिक, लीवर, उसके बाद गाल ब्लैडर, उसके बाद आपका हो गया एसोफेगस, सब जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है आपके पाए जाते हैं इसी में। ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है 9वां नंबर का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की स्टार्टिंग कब हुई थी। कब हुई थी बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव की स्टार्टिंग। तो मैं बता दूं 1966 में, 1977, 1992, 1996। तो जो हम लोग इसे शॉर्ट में BFHI कहते हैं, यह कब जो है शुरू की गई। तो राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी 1992। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PDT, पेरेंटल देख लीजिए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम कब लागू किया गया। 1966, 1977, 1992, 1996। तो आपको पता होना चाहिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम 1996 में लागू किया गया। ठीक है। चलिए 11 नंबर है, कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, पूछता है बार बार 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया। 1990 में, 95 में, 80 में, 1975 में। तो जो राइट आंसर होने वाला है अपना 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। 12 नंबर का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एंजाइटी से आप क्या समझते हैं। एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी क्या अवसाद होता है, क्या चिंता होती है, या फिर बेकार का डर होता है, या उन्माद होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अवसाद को हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, डिप्रेशन, अवसाद। ठीक है। चिंता जो होता है आपका राइट आंसर यही एंजाइटी होगा। ठीक है। एंजाइटी और चिंता ये दोनों हिंदी इंग्लिश वर्ड है। बेकार का डर जिसे हम लोग फोबिया कहते हैं, भय कहते हैं, तो फोबिया इज द राइट आंसर होगा। बेकार यानी बेफालतू बिना किसी कारण के डर। उन्माद जो होता है मेनिया, तो ये जो मेनिया आपका होता है इसमें आदमी बहुत बड़बोले बोलता है, अपने आप को बहुत महानतम दिखाता है, गुणवान दिखाता है, तो मेनिया वाला होता है, खूब हंसेगा, खूब रोएगा, तो ये सब होता है। बातें समझ गए। आगे चलिए 13 नंबर है, कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। जानवरों से बिना किसी कारण का ही डरना क्या कहलाता है। जैसे बहुत लोगों को देखते हुइएगा कि बीच रोड पे अगर बैल गाय कुछ खड़ा हो गया या कोई भी जानवर, तो आदमी डर जाता है, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार के फोबिया होता है कि बिना किसी, आपको मार नहीं रहा है लेकिन आप उससे डर रहे हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन ए है जूफोबिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, एगोरोफोबिया और जीनोफोबिया। ठीक है। जेनोफोबिया होता है कि आपको अजनबी व्यक्तियों से मिलने में डर लगेगा, तो जेनोफोबिया। जूफोबिया इसका राइट आंसर होगा, जानवरों से डरना। हाइड्रोफोबिया जिसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है, पानी से। ठीक है।
14 नंबर का प्रश्न है, अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रोगी बहुत ज़्यादा बोलता है? बहुत ज़्यादा बोलता है कौन सा रोगी? डिप्रेशन का रोगी, मेनिया का रोगी, हिस्टीरिया का रोगी, ओसीडी का रोगी। तो इसमें जो बोलने वाला रोग होता है ना, जो व्यक्ति भचर भचर बिना किसी बात के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा बोलेगा, कहावत कहेगा, गाना गाएगा, मुहावरा कहेगा, तो इस टाइप के जो मानसिक रोगी होता है वह मेनिया के कैटेगरी का होता है। ठीक है। डिप्रेशन में व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा उदास, दुखी रहेगा, तो बोलने का सवाल ही नहीं है। हिस्टेरिया और ओसीडी एक प्रकार के अलग रोग है, तो इसमें बोलने वाला बात होता नहीं है। तो राइट आंसर मेनिया होगा। ठीक है। आगे 15 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस रोगी में सुसाइड करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है? निम्न में से कौन से रोगी में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने की प्रवृत्ति होती है? ठीक है। डिप्रेशन का रोगी, मेनिया का रोगी, हिस्टेरिया का रोगी, ओसीडी का रोगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं, अगर किसी व्यक्ति में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन बहुत खतरनाक रोग, मानसिक रोग है। यह व्यक्ति को बार बार जो है सुसाइड करने के लिए उकसाता है। ठीक है। यह रोग ऐसा होता है, इसीलिए इसमें व्यक्ति अपने जीवन से काफ़ी तंग रहता है, दुखी रहता है, मायूसी रहता है, उदास रहेगा, और इसमें व्यक्ति गलत कदम उठाते हैं। तो ये होता है डिप्रेशन। ठीक है। आगे है 60 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एडल्ट में कौन सी साइज की ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है? ठीक है। ईटी ट्यूब जो होता है, ईटी ट्यूब, आप लोग कमेंट कीजिए ईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो एडल्ट में ईटी ट्यूब कितनी साइज में इंसर्ट की जाती है एक एडल्ट में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताने से पहले ऑप्शन देखिए। 8 से 9.5 mm, 8 से 9.5 सेंटीमीटर, 8 से 9.5 इंच, और 8 से 9.5 ml। ठीक है। 9.5 समझ गए, 9.5। तो ये चीज़ों को समझिए। तो आप लोग समझिए, एक एडल्ट में जो ईटी ट्यूब की साइज होती है, इंसर्ट जो किया जाता है, वो 8 to 9.5 mm। ठीक है। ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, याद रखने का, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि लंबर पंक्चर एलपी के दौरान कौन सा फ्लूइड एस्पायरेट किया जाता है? ठीक है। कौन सा फ्लूइड एस्पायरेट किया जाता है, निकाला जाता है लंबर पंक्चर के दौरान? ठीक है। कौन सा फ्लूइड यानी तरल? ऑप्शन ए है बाइल, ऑप्शन बी है CASF, ऑप्शन सी है एसाइटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी है पस। तो आपको पता होना चाहिए, लंबर पंक्चर आपके स्पाइनल में इंजेक्शन लगा के उसमें से द्रव निकाला जाता है। उसमें जो द्रव होता है स्पाइनल में, वो कौन सा होता है? CASF द्रव होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है। आगे 18 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में CASF में शुगर लेवल क्या होता है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को है, तो उस केस में अगर आप CASF लिक्विड का जांच करते हैं, तो उसका शुगर लेवल जो होगा क्या होगा? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है, घट या बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में, बैक्टीरियल कंडीशन में, CASF में शुगर लेवल कम हो जाता है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए, एक पर्सन द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीला पदार्थ का इंजेक्शन करने पर, मतलब पाचन करने पर, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति है, वह जहरीला पदार्थ निगल गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन से प्रोसीजर करके उसे हम लोग बाहर निकालेंगे? ठीक है। तो देख लीजिए, NG ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रिक लेवेज, क्लोनिक इरिगेशन और ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग। तो एक मरीज है जो जहरीला पदार्थ लिया है, तो उसको हम लोग जो है गैस्ट्रिक लेवेज के द्वारा, जिससे हम लोग आंतों का धोना, पेटों का धोना कहते हैं, खाली करना, गैस्ट्रिक लेवेज के द्वारा हमें टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेड सोर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बिस्तरी घाव का सबसे कॉमन कारण पूछ रहा है। प्रेशर, माल न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन, आयोनिक रेडिएशन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बेड सोर का सबसे कॉमन कॉज, कॉमन कारण जो होगा वह प्रेशर होगा, दबाव होगा। दबाव जो है सबसे कॉमन कारण होता है। ऐसे फ्रिक्शन से भी होगा, ठीक है, उसके बाद रेडिएशन से भी हो सकता है, घर्षण से भी, नमी से भी हो सकता है, बट सबसे कॉमन कारण आपका प्रेशर, दबाव लगने से।
ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 820 क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी से करा दिया। अब आपको यह 9वां वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली देखने के लिए सुबह 6 बजे वीडियो आपका डलता है, आप कभी भी देख सकते हैं इसे। ओके, धन्यवाद।